केमिस्ट्री वाले सर आपका स्वागत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन 11th क्लास का टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन की हमारे पास टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टिलेशन टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की बात करें और स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें, तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, क्योंकि उसका मेथड क्या है उस पर जाने की बजाय अब सिंपल बात करें कि कब कब इन मेथड्स को यूज किया जाएगा। जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन की बात करूं मैं, सिंपल डिस्टिलेशन का फंडा क्या है। वैसे इतना तो आपको पता है कि जब भी लिक्विड्स यूज करें, लिक्विड्स और उनका प्यूरिफिकेशन करवाना हो, लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन करवाना हो, तो जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसका नाम है डिस्टिलेशन, उसका नाम है डिस्टिलेशन। अच्छा जी, पहली बात हो गई। तो उसमें चार मेथड हैं, सिंपल, फ्रैक्शनल, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम बात सिंपल डिस्टिलेशन की कर ले। जब हमारे पास लिक्विड सैंपल में नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हो या फिर बीपी का जो डिफरेंस है वो 80 केल्विन या इससे ज्यादा का हो, 80 केल्विन या इससे ज्यादा का हो, मतलब डिफरेंस ऑफ द लिक्विड्स जब ज्यादा हो जाए तब हमें सिंपल डिस्टिलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप देखिए 334 का बीपी है एनिलीन का, और हमारे पास क्लोरोफॉर्म का 334 का, एनिलीन का 457 का। ठीक है जी, तो इसका डिफरेंस अच्छा खासा है। ईथर 308 है, टोलुइन 384 है, हेक्सेन 348 है, 42 है, टोलुइन 384 है। तो जब डिफरेंस आपके पास, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, कुछ 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रही हैं, और यहां आप देख पा रहे हैं कि 80 केल्विन से ऊपर का डिफरेंस लिखा हुआ है। या फिर लिक्विड, व्हेन लिक्विड सैंपल हैज नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, तो उनके प्यूरिफिकेशन का तरीका है सिंपल डिस्टिलेशन। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं पूछ सकता। फ्रैक्शनल में ये डिफरेंस कुछ बुक्स बोलती हैं कि डेल्टा टी, यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री से नीचे हो, 30 डिग्री से नीचे हो। यहां 10 डिग्री के आसपास बोल रखा है। तो क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसी तरीके से डिस्टिलेट होगा। अब देखो, बच्चा कहेगा सर हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा जाएगा वो आपसे डिस्कस होगा कि आपके पास लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, उनके बीपीज आपको दे रखे होंगे। उन दोनों बीपीज को देखने के बाद आप सीधा सीधा एक गैस करेंगे वहां, अगर ये बीपी का डिफरेंस बल्क है, ज्यादा है, लार्ज है, सिग्निफिकेंट है, तो सीधे सीधे सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लो। और अगर ये डिफरेंस 10-20 डिग्री के आसपास का आ रहा हो, तो आप जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का फंडामेंटल पता है क्या है। जब हमारे पास लिक्विड बॉईल हो और उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो डिकम्पोज हो जाए, व्हेन लिक्विड बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर। किसी भी एक लिक्विड का एग्जांपल उठा लेते हैं जी, जैसे कि ग्लिसरोल है, उसका बीपी अच्छा खासा होना भी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त है। तो जब बीपी किसी का ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा हो, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर जाए, तब जो डिस्टिलेशन का मेथड हमें यूज करना चाहिए वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या उसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसमें दो चीजों की हमारी सेविंग हो जाती है, दो चीजों की हमारी एग्जैक्टली exactly सेविंग हो जाती है। एक तो फ्यूल की सेविंग हो जाएगी, और दूसरा हमारी टाइम की भी बचत, क्योंकि आपने किसी भी लिक्विड लिक्विड सैंपल का बीपी पहुंचने से पहले उसको बॉईल करवा दिया। कहते जी क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल आसान है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी का प्रेशर कम कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये टेक्निक इसमें हम यूज करते हैं। सेम स्टीम डिस्टिलेशन का फंडामेंटल है, सेम स्टीम डिस्टिलेशन का फंडामेंटल है। हमने क्या करना है, इसके अंदर हम एक ऐसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को लेंगे, ऐसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को लेंगे जिसमें की, जिसमें की ऐसे कंपोनेंट हो दो, जो कि वाटर के साथ इमिसिबल हो, पानी के साथ ना घुले, लेकिन पानी की जो स्टीम बनती है उसके साथ घुल जाएं। जब कभी भी
सबस्टांस इमिसिबल है पानी के साथ, लेकिन स्टीम के साथ वो वोलेटाइल है। ये ढेरों लंबे टाइम तक जेई के एग्जाम्स का क्वेश्चन रहा। ऑर्थो एन पैरा नाइट्रो फिनोल का जब आप सेपरेशन करते हैं तो टेक्निक बताएं क्या है, तो वह स्टीम डिस्टिलेशन। तो दो कंटेनर होंगे, ठीक है जी। तो एक कंटेनर के अंदर हमारे पास पानी भरा रहेगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल में होगा क्या पता है, कि यहां ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर होगा और यहां पानी होगा। तो वाटर बॉईल करेगा, यहां पहुंचेगा, और ऑर्थो जो कि इंटरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेस बीपी वाला है, वो पानी के साथ मिक्स होकर यहां जो कंडेंसर है उसके थ्रू रिसीवर में आ जाएगा। तो पैरा वहीं रह गया और ऑर्थो यहां पहुंच गया। तभी हम बोलते हैं कि एक इमिसिबल विद वाटर, लेकिन स्टीम के साथ उसकी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, ये इसका फंडामेंटल है। और यहां से टोटल बॉईल करने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड जिसका की प्यूरिफिकेशन करवाना है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का सम 760 mmHg होना चाहिए। एनिलीन का सेपरेशन पानी से, टर्पेंटाइन जिसको तारपीन का तेल बोलते हैं आप लोग, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नेप्थलीन, ऑर्थो नाइट्रोपैरा मैंने बोला जो आपको, वो सेपरेशन में काम आ रहा है। फिर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, आप देखें कुछ खतरनाक बात यहां आपको समझाई नहीं गई है। प्यूरिफिकेशन मेथड में डिस्टिलेशन टेक्निक्स बता दी गई हैं। 4 टेक्निक हैं, सबके फंडामेंटल अलग अलग हैं। बीपी का डिफरेंस अगर ज्यादा हो तो सिंपल लगाएं, कम हो तो फ्रैक्शनल लगाएं। अगर कोई लिक्विड अपने बीपी पे डिकम्पोज हो रहा हो तब आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर लगाएं। अगर कोई भी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, उसमें से एक स्टीम वोलेटाइल है और एक पानी में घुलता नहीं है, तो आप स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक वहां लगाएं। अब हम चलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव की बात कर लें। क्वालिटेटिव देखो होता क्या एक्चुअल में, मुझे इसमें कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन सभी का करना पड़ेगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने हीट करना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कंपाउंड हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड वेपर्स इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। अब देखो अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा तो CuO से बर्न होकर CO2 पानी बनाएगा, और CO2 की वेपर्स को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट मेरे साथ में सुना हुआ है तो वहां ढेरों बार मैंने आपसे बात की है कि CO2 जब लाइम वाटर में जाएगा तो मिल्कीनेस देगा, और लगातार उसको फ्लो करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, और इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो श्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की प्रेजेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर वही वेपर्स जो बाहर निकल रही हैं उनको व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में से फ्लो करवा दें, और वही कॉपर सल्फेट अगर ब्लू कलर का हो जाए, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, तो मान लीजिए कि पानी था वेपर्स में, और पानी था तो साफ सी बात है हाइड्रोजन तो पक्का उसमें रही होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हम NSX का लिसग्ने टेस्ट बोलते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। क्लियर ना? NSX का नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन की टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसको लिसग्ने टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग लिसग्ने टेस्ट बोलते हैं। या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट यहां बनता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट यहां बनता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस बात को हम यहां। प्रिपरेशन ऑफ लिसग्ने सॉल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट, कंपाउंड को हमें हीट करना है सोडियम के साथ। कंबशन ट्यूब होती है एक, आपका जो पेन का कैप है ना उसके जैसी होती है कंबशन ट्यूब, एंड पोर्ड इन कोल्ड वाटर एंड हीटेड फॉर सम टाइम, इस गिव्स लिसग्ने सॉल्यूशन। तो इसने कुछ ज्यादा टेंशन ली नहीं है कि लिसग्ने सॉल्यूशन बनाने के टेक्निक्स तरीके क्या हैं, बस लिसग्ने सॉल्यूशन सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन है तो NaCN बना लेगा, सल्फर है तो Na2S बना लेगा, अगर वहां X हेलोजन है तो NaX बना लेगा। इट लिसग्ने सॉल्यूशन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट टू द आयनिक। तो जो वहां जिसकी प्रेजेंस है
कार्बन नाइट्रोजन NaCN, सल्फर Na2S, हेलोजन्स NaX। ठीक है जी। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद FeSO4। अब देखो ना, वहां नाइट्रोजन है तो उसकी टेस्टिंग करनी है कि नाइट्रोजन है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, मान लो नाइट्रोजन है तो NaCN तो होएगा ही होएगा, सोडियम साइनाइड। उसमें हमें क्या करना है, FeSO4 डालकर बॉईल करवाना है। तो आपने अपनी तरफ से बस लिसगने उठाया, सोडियम एक्सट्रैक्ट उठाया, FeSO4 डाला और कुछ नहीं किया। इन दोनों की रिएक्शन करने से Na4FeCN6 बन जाएगा। और अब इस Na4FeCN6 में जैसे ही तुम फेरिक Fe+3 डालोगे, क्लियर ना, नाउ फ्यू अमाउंट ऑफ FeCl3 इज एडेड विच गिव्स पर्शियन ब्लू कलर्ड फेरी, जिसको आप लोग पर्शियन ब्लू बोलते भी हो। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाता है। तो पहले जो आयरन है वो 3 है, बाद वाला जो आयरन है वो 4 है। तो पर्शियन ब्लू कलर्ड फेरी साइनाइड हमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस बता रहा है। सल्फर की टेस्टिंग कर ले, तो मान लीजिए वहां सल्फर है, तो कुछ नहीं करना आपने, लिसगने के अंदर Na2S तो होएगा बाय डिफॉल्ट ही। उसके अंदर आपने एसिटिक एसिड विद लेड एसिटेट डालना है, तो ब्लैक कलर का PbS बन जाएगा। और अगर यही काम आप कैडमियम एसिटेट के साथ कर दें तो CdS का व्हाइट प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी है, वो जो लिसगने है उसको आप Na2FeCN5NO में डालो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जहां आपका NO+1 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का रोल कर रहा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है। तो जैसे ही Na2FeCN5NO रिएक्ट करेगा Na2S से, तो सल्फर यहां फंस जाएगा जाकर बस, तो एक वॉयलेट कलरेशन का फॉर्मेशन होगा। वो कंफर्मेशन देगा, किस बात की कंफर्मेशन देगा, कि यहां हमारे पास इस लिसगने में सल्फर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर बाय डिफॉल्ट ही निकल कर आ जाएगा। तो तीन टेस्ट आपके पास हुए। नंबर 1 जो टेस्ट हुआ वो हमारे पास सबसे पहले PbS बनाने वाला, नंबर 2 येलो CdS बनाने वाला, नंबर 3 वॉयलेट कलर का हमारे पास Na4FeCN5NOS हुआ। हाँ, एक छोटी सी बात और, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो, देन दे फॉर्म सोडियम थायोसाइनेट NaCNS बना लेंगे। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। तो उस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर जो NaCNS है, ठीक है जी, वो NaCNS FeCl3 डालेंगे उसके अंदर, वो पहले डाला ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की टेस्टिंग में इंटरफेयर करता है सल्फर, नाइट्रोजन की टेस्टिंग में इंटरफेयर करता है सल्फर। तो ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ पर्शियन ब्लू, एक आपके पास ब्लड रेड कलर का FeCNS होल थ्राइस बन जाएगा। Therefore, sodium extract is prepared in the presence of excess of sodium। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आपको ध्यान करना चाहिए कि जब भी मैं सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो सोडियम शुड बी इन द ग्रेटर अमाउंट, जिससे NaCNS अगर बने भी, मान लो सल्फर है, बने भी तो Na2S और NaCN में टूट जाए। तो एक्सेस ऑफ सोडियम वहां मस्ट है, हेलोजन की टेस्टिंग की बात कर ले, एक रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। कार्बन हुआ, कार्बन ने CO2 बनाया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, पानी बना हाइड्रोजन से, उसने कॉपर सल्फेट को ब्लू कर दिया। अगर हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन की पहचान करनी है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट या लिसगने बनाओ, तो वहां जो आपका नाइट्रोजन है उसने NaCN बना रखा है, सोडियम थोड़ा एक्सेस रखना। अगर सल्फर होगा तो इंटरफेरेंस करेगा तो NaCNS बन सकता है, वो वापस Na2S में चेंज हो जाए। लेड एसिटेट से PbS बना, कैडमियम एसिटेट से CdS का येलो बना। और अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की टेस्टिंग कर ले Na2Fe
CN5NO, तो Na4FeCN होल 5 NOS बन जाएगा जो वॉयलेट कलर का है। उसके बाद अगर हमें ये टेस्टिंग में सल्फर दिक्कत करता मिलता है तो पहले ही वहां FeCl3 हमें एक रेड ब्लड कलर का FeCNS होल थ्राइस दे देगा। और हेलोजन की टेस्टिंग करते हैं। बिफोर द टेस्ट ऑफ हेलोजन, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू डिकम्पोज। जितना भी वहां Na2S और NaCN है उसको वहां से भगाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिक्कत करते हैं। बिफोर द टेस्ट ऑफ हेलोजन, सोडियम एक्सट्रैक्ट को HNO3, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है जी। तो Na2S कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2S बाहर हुआ, NaCN कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ HCN बाहर हुआ, इनको रिमूव कर दिया गया। नाउ इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट तुम्हारा फेवरेट है जो AgCl AgBr AgI बनाकर देगा। AgCl व्हाइट पीपीटी जो NH4Cl में घुल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये AgBr पेल येलो आता है जो कम घुलता है किसमें, अमोनियम क्लोराइड में। AgI का येलो पीपीटी आता है जो NH4OH में नहीं घुलेगा। फास्फोरस की अगर टेस्टिंग करनी हो तो कंपाउंड को हीट किया, ये लसकने वाला टेस्ट नहीं है। जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको आप Na2O2 बोलते हो, सो द फास्फोरस इन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू फॉस्फेट। यहां फास्फोरस होगा तो आपका Na3PO4 बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट। और जो सोडियम फॉस्फेट है वो HNO3 से फिर रिएक्ट करके आपको फॉस्फोरिक एसिड देगा। और वही फॉस्फोरिक एसिड जब आप इसमें अमोनियम मोलिबिडेट डालेंगे, वापस ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, ठीक है, Na2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर वो सोडियम फॉस्फेट बना, डन है। HNO3 ने उसको फॉस्फोरिक एसिड में बदल दिया, बिल्कुल डन है। अब इसको में अमोनियम मोलिबिडेट डालना है आपने, अमोनियम मोलिबिडेट, अमोनियम मोलिबिडेट। मोलिब्डेनम क्रोमियम ग्रुप का मेंबर है तो मान के चले ये +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो एक्स्ट्रा वाली वैलेंसी अमोनियम भाई साहब संभाल लेंगे। तो उससे तुम्हारे पास एक कैनरी येलो, ठीक है ना, कैनरी एक बर्ड है, कैनरी येलो, अमोनियम फॉस्फेट 12MoO3 बन जाएगा। ये हमारा फास्फोरस की टेस्टिंग हो जाएगी। यहां से हमारा क्वांटिटेटिव यूज होएगा। तब तक आप एक बार क्वालिटेटिव को ध्यान से पढ़ लो। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में सारा क्वालिटेटिव आप इजीली कर सकते हो। क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में हमारे पास टेस्ट ऑफ फास्फोरस तक कैनरी येलो कलर आ रहा है, फिर ये क्वांटिटेटिव की तरफ बढ़ जाएगा। तो रिवीजन कर लो क्वालिटेटिव का, ठीक है जी। और साथ में मैंने प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स में डिस्टिलेशन को समझा दिया है।